पिछले 75 साल की जो यात्रा रही है, खास तौर पे उन लोगों के संदर्भ में जिनको हम जाति का शिकार लोग बोलते हैं, या जिसको हम इस देश में वंचित समाज बोलते हैं, या वैचारिक रूप से आजकल हम जिसको बहुजन समाज कहते हैं। अगर उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछले 75 साल का हमारा जो इतिहास है, सिर्फ लोकतंत्र, जिसको राजनीतिक लोकतंत्र हम कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा निराशाजनक नहीं है। क्यों निराशाजनक नहीं है? क्योंकि अगर 75 साल पहले की स्थिति देखें, 1950 के आसपास की स्थिति हम देखते हैं, और उस स्थिति को देखने के लिए कि जब चुनाव हो रहा था तो उस समय पे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ले जाया जा रहा था। 75 साल पहले, 60 साल पहले हम लोगों का पहनने का, हम लोगों के खाने का, हम लोगों के रहने का, हम लोगों के चलने का जो स्तर था, उसमें कम से कम जमीन आसमान का फर्क आया है। तो मैं अपनी शुरुआत जो है उसको सकारात्मक रूप से करना चाहूंगा कि ये जो लोकतंत्र है जो हमें मिला है, जिसकी बाबा साहब ने, आप जानते हैं कि किस तरीके से, किस संघर्षों के साथ हमारे नायक नायिकाओं ने इस लोकतंत्र को, इस संवैधानिक व्यवस्था को हमारे सामने या हमारे लिए सुनिश्चित किया। तो उस चीज़ को समझने की जरूरत है कि ये लोकतंत्र जो है, अगर आप इसको चाहें तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। एक जिक्र अभी आ रहा था कि भाई कितना अच्छा उत्तर प्रदेश में शासन रहा कुछ समय तक। उस समय पे आपने जो शताब्दियों से चली आ रही एक अजीब सी इस देश की जातिवादी व्यवस्था का जो दंश है, उसकी जो गंदगी है, जो कहती है कि भाई ये कुछ किस्म के कुछ लोग हैं जो अपने जो योग्य नहीं है, जो सक्षम नहीं है, जो ठीक से व्यवस्था को चला नहीं सकते हैं, आपने उस पूरे के पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को बदलते हुए दिखा दिया कि आज भी आपका भले ही कोई कट्टर दुश्मन हो राजनीतिक रूप से, जातिगत रूप से, लेकिन वो भी ये कहता है कि भाई वो 5 साल का जो शासन था, बहुमत वाला शासन, उस समय जो प्रशासन था वो इस देश का सबसे बढ़िया प्रशासन था। तो आपने ये सिद्ध करके दिखाया कि जब मौका मिलता है तो हम उस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि ज्यादातर यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं या बहुत सारे रिटायर्ड साथी बैठे हुए हैं, लेकिन इस चीज को भी हम समझ सकते हैं कि जब हम उस पद पे होते हैं, जब हम उस कार्य को करते हैं, तो उस कार्य को लगभग सर्वोत्तम तरीके से करते हैं। वी आर द बेस्ट इन आवर ऑफिसेस। मैं ये कह सकता हूं कि भाई जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम सबसे बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि सामने वाला जो है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र से आ रहा है, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे लिए वो स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो अप्रोच हमारी मानवीय अप्रोच है, ह्यूमन अप्रोच है। हम बिना भेदभाव, बिना किसी तरह का तंज कसे, बिना किसी के साथ जो है ऊंच नीच किए सबको एक तरीके से देखते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि भाई हमारी अपनी क्षमता, हमारी अपनी योग्यता, हमारी अपनी विद्वता जो है, हमारी अपनी कार्यकुशलता जो है, वो ही हमारा सबसे बड़ा कवच है। इसलिए हमें अपने आप को सर्वोच्च बनाए रखना होता है, और ये पिछले 75 साल से हम करते आ रहे हैं। इस चीज को दूसरे रूप में देख सकते हैं कि दूसरे कितने भी नाकारा हों, कितने भी चीजों को ना करने वाले हों, लेकिन वो बचे रहते हैं क्योंकि उनके पास दूसरे संसाधन, उनको बचाते हैं। इसलिए हम बेस्ट तरीके से चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। यही एक कारण है कि पिछले 75 साल में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन आपने एक गुडविल, जिसको हम कहते हैं, एक जो है सोसाइटी की गुडविल जो है वो आपने डेवलप की। और इसको चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो हैं उनकी वजह से मान लीजिए, या हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसकी वजह से मान लीजिए, या लोगों के अंदर कार्य और मेहनत करने की जो एक उत्कंठा है उसकी वजह से मानिए, सारी चीज़ों को मिलके सिचुएशन ये बनती है कि पिछले 75 साल में जो निराशा का माहौल बना हुआ था, जो एक अजीब तरह की स्थिति बनी हुई थी, उसमें अब आप लगभग भारत के हर पद पर पहुंच चुके हैं। कोई ऐसा पद नहीं है जहां पे इस देश का तथाकथित पद दलित ना पहुंचा हो। सिर्फ एक ही पद बचा है भारत के अंदर, और इंशाल्लाह देर सबेर वहां तक भी आप पहुंचेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। कोई ना कोई आप में से जरूर पहुंचेगा। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति हमारी किस वजह से हो पाई है, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं कि भाई भारत में जो मताधिकार की व्यवस्था है वो व्यवस्था कितना सुचारू रूप से काम कर पा रही है। इसका जो बेसिक क्रक्स है, इसका क्रक्स है कि डेमोक्रेसी में मासेस आर द मास्टर्स। लोकतंत्र में लोग ही इसके असली मालिक हैं। बाबा साहब इस बात को बहुत अच्छे से हमें बताते हैं कि भाई हमने ये एक तंत्र तो बना दिया, राजनीतिक लोकतंत्र तो बना दिया, 1 पर्सन 1 वोट का तो हमने मामला स्थापित कर दिया है, लेकिन 1 पर्सन 1 वैल्यू नहीं बना पाए, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र तो हो गया, लेकिन गुणात्मक, या जिसको हम सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी कहते हैं, वो नहीं बना पाए। उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जब पिछले 8-10 साल में खास तौर पे जब हम देख रहे हैं कि एक अलग तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है और ये कहने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमारे भी बहुत समझदार साथी भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। मैं कई बार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि हम बार बार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं, 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 वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो इस देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो इस देश को जो है गड्ढे में डाल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि एक तरीके से अपनी खुद की जो जिम्मेदारी है उससे बचने का एस्केप रूट है। अगर इसी बात को हमारे बाप दादा कहने लगते, हमारे बाप दादाओं ने ये बात क्यों नहीं कही कि भाई वो नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। उस समय तो उनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, उस समय तो उनके सिर पे छत भी नहीं थी, उस समय तो खाना भी ठीक से नहीं था, लेकिन हम सबको किसी ना किसी तरीके से पढ़ाया। हम सबके लिए संघर्ष करके उन्होंने एक अच्छा मानवीय संविधान बनाया, तब तक हम यहां पे पहुंच पाए। सीधी सी बात है, उन्होंने संघर्ष किया तो हम यहां तक पहुंचे। अब हम डर रहे हैं, और ये डर क्या कह रहा है कि भाई हम तो यहां तक पहुंच गए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी नहीं पहुंच पाएगी। इसको समझने की जरूरत है। आगे आने वाली पीढ़ी इसलिए नहीं पहुंच पाएगी अगर बाई चांस नहीं पहुंची तो, क्योंकि हम संघर्ष का रास्ता नहीं अपना रहे हैं। हम वो रास्ता नहीं अपना रहे हैं जिस रास्ते के द्वारा हमारे नायक नायिकाओं ने हमें यहां तक पहुंचाया है, इंक्लूडिंग के भाई भूखे नंगे रहते हुए भी, अपना सब कुछ न्योछावर करते हुए भी। बाबा साहब चाहते तो अपने लिए क्या नहीं, आज मतलब मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ा रहा हूं और अच्छी खासी तनख्वाह ले रहा हूं, तो ये किस वजह से ले पा रहा हूं भाई? वो इस वजह से ले पा रहा हूं कि एक संवैधानिक प्रावधान है और उसकी वजह से एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई और मुझे वहां पे अपॉइंट किया गया। Probably I am the first one who was appointed in Delhi University on reserve post. 1997 में रिजर्वेशन लागू हुआ, उससे पहले लागू नहीं हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1924 से लागू काम कर रही है और उसमें स्वतंत्रता के भी बहुत सारे साल आ गए, तो 97 में लागू होता, 98 में मेरा यहाँ पे जॉब लगा। तो मैं यहाँ पे जो आया हूँ वो अपनी योग्यता या विद्वता की वजह से नहीं आया, मैं इस वजह से आया कि शेड्यूल कास्ट की ये पोस्ट थी और उस पोस्ट पे मुझे अपॉइंट किया गया। सीधी सी बात है, मुझे उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, उस वर्ग का ध्यान रखना पड़ेगा, उस उद्देश्य का ध्यान रखना पड़ेगा जिस उद्देश्य के लिए उस जगह को बनाया गया था, उस पोस्ट को बनाया गया था। प्रॉब्लम यहां पे बहुत बड़ी यही आ रही है कि हम आज इतना बढ़िया पोजीशंस में होते हुए, आप सर ताजुब करेंगे, कम से कम देश के अंदर 1 लाख इस समय पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट क्लास 1 एम्प्लॉइज हैं सर, सिर्फ शेड्यूल कास्ट। ओबीसीज और शेड्यूल ट्राइब्स की को इंक्लूड कर लेंगे तो ये संख्या जो है 4-5 लाख तक पहुंच जाएगी। क्लास 1 ऑफिसर 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे बेनिफिट उठा रहे हैं रिजर्वेशन का इस समय पे देश के अंदर। और अगर हम रिटायर्ड लोगों को भी इंक्लूड कर लें इसके अंदर तो कम से कम 5 करोड़, ये 5 करोड़ परिवार हो जा रहे हैं सर। 5 करोड़ परिवार का मतलब हो रहा है 40-50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे गवर्नमेंट या जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट उठा के हम ये कर रहे हैं। लेकिन जब मैं अब यहां पे पहुंच गया हूं किसी वजह से, तो फिर अब मुझे ये डर लगने लगा है, अब मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि वहां तो ना पहुंच जाऊं। क्यों? क्योंकि बार बार मन से ये बात बताई जा रही है, बार बार जो है ये चीज समझाई जा रही है कि चुप रहिए, काम निकालिए किसी तरीके से, उनके पैर छू लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, उनसे ये कर लीजिए। तो एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है और उस डर के माहौल में मैं अपनी बात को उतने अच्छे से नहीं कह पा रहा हूं जिस बात को 1850 में ज्योतिबा फूले कह पा रहे थे, बाबा साहब कह पा रहे थे, बाकी सारे लोग कह पा रहे थे। और जो हमारे वामसेफ के लोग, जो हमारे मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम करने वाले लोग थे, जिन्होंने बहुत शिद्दत से इस बात को पिछले 70-75 साल में हम लोगों तक पहुंचाया, उस बात को आज मैं उतनी मजबूती के साथ नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे मन में एक लालच पैदा कर दिया गया है। इस लालच को हमें कहीं ना कहीं मारना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं खुद ही इस देश की समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, मुझे ही करना है। ये किसी जातिवादी को नहीं करना है, किसी मनुवादी को नहीं करना है, और किसी ब्राह्मणवादी को इस देश की समस्याओं का समाधान नहीं करना है। वो क्यों करेगा भाई? ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसका धर्म नहीं है, ये उसका कर्म नहीं है। लेकिन मैं तो ये क्लेम कर रहा हूं ना कि मैं मानवतावादी हूं, मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि मैं बहुजनवादी हूं, मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि मैं अम्बेडकरवादी हूं, तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं या मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ अपना जो परिवार है, अपने जो बच्चे हैं, मैंने ये एक भ्रम पाल लिया है कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे जो है वो मेरी दुनिया है। ये मेरे परिवार या मेरा बच्चा जो है वो मेरे अपने बनाए से इतने खूबसूरत नहीं बने हैं, मेरी अपनी मेहनत से इतने खूबसूरत नहीं बने, बल्कि पूरे समाज ने इसमें अपना खून पसीना बहाया है। बाबा साहब जैसे लोगों ने अपने 4-4 बच्चों का इसमें बलिदान दिया है, तब जाके हमारे बच्चे इतना अच्छा खा पी पा रहे हैं आज की तारीख में। तो इस चीज का एहसास जब तक मुझे नहीं होगा तब तक ये मामला ऐसा ही चलता रहेगा। क्या बात है कि भाई हम 1990 के दशक में इतना बढ़िया कर पा रहे थे कि आज जो है नहीं कर पा रहे हैं।
पिछले मतलब इसको समझने की जरूरत है कि भाई 2000 जितने भी खासतौर पे इलेक्शंस यूपी के अंदर पीछे जो हो रहे हैं ये हुए हैं, उसमें देख रहे हैं कि हमारा जो ये पढ़ा लिखा तबका है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा आज जो है इंटेलिजेंट मान रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप यहां पहुंचे हैं तो किस वजह से पहुंचे हैं और किन लोगों का आपको साथ देना चाहिए और कौन कौन लोग आपके अगेंस्ट में जा रहे थे पूरे की पूरी व्यवस्था में, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या चाहे कांग्रेस की सरकार हो। चीजों को आपको देखना समझना पड़ेगा, लेकिन वो लोग पूरी तरीके से एकदम दूसरी तरफ जा रहे हैं। और मतलब कितना हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं उसको सिर्फ एक इस चीज से समझ सकते हैं कि लाखों लोग उत्तर प्रदेश के अंदर डिमोट हुए सर, लाखों लोग डिमोट हुए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से शायद जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पे आ गए। मतलब पैसे का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पद का नुकसान इतना जबरदस्त हुआ। लेकिन कितने दुख की और मैं कहूंगा शर्म की बात है कि कोई एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो पाया, कोई एक ऐसा काम नहीं हो पाया उनकी तरफ से। जो वो कह रहे थे कि भाई बेरोजगार जो है वो सड़क पे आ जाए, वो कह रहे थे कि भाई प्रोफेसर साहब आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारी जो है सम्मान को छीना गया। सीधा सा मतलब ये हो रहा है कि हम नहीं चाह रहे कि हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, इसलिए मूवमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए जो बाबा साहब कहते हैं जिस बात को कि भाई सिर्फ इस बात से हमें संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए कि आप आज जो है वोटर हो गए हैं और ये काफी है। सिर्फ वोटर होना सफिशिएंट नहीं है, हमें वोटर के साथ साथ लेजिस्लेटर भी बनना पड़ेगा, कानून बनाने वाला भी बनना पड़ेगा और कानून को लागू करने वाला भी बनना पड़ेगा। उसमें आपको मंत्री भी बनना पड़ेगा, विधायक भी बनना पड़ेगा, जज भी बनना पड़ेगा, तब जाके ये बात बनती है, तभी ये लोकतंत्र वास्तव में सशक्त लोकतंत्र हो पाएगा। अदरवाइज तो क्या है, अदरवाइज वही है जो पूरे दुनिया के अंदर चल रहा है। एक जो जिसको हम नए तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि भाई इस जो ये लोकतंत्र का जो स्केल्टन है, जो सिर्फ खाका खींचा हुआ है, इसके अंदर अगर हमें खून भरना है, इसके अंदर अगर हमें ताकत लानी है, इसको अगर जीवंत बनाना है, तो फिर लोगों का पार्टिसिपेशन इसके अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे चाहे बाबा साहब हैं हमारे या मनोहर कांशीराम साहब हैं, जिस पोजीशन को लेके रखते हैं कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमें सरकार जो है, हमें ऐसा नहीं चाहिए कि भाई उनकी सरकार है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आम व्यक्ति का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आम व्यक्ति का पार्टिसिपेशन किस तरीके से होगा, मैं इसमें एग्री करूंगा वकील साहब से जो वो कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति खुद अपनी बात को कहने में सक्षम नहीं होगा, जब तक व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा, तब तक व्यक्ति सेल्फ रिलायंट नहीं होगा। और अगर बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करें तो जब तक व्यक्ति अपोदीभाव के सिद्धांत के तहत अपनी खुद की निर्णय लेने की क्षमता नहीं लेता है, तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। दुनिया के उन देशों में जहां पे लोकतंत्र चल रहे हैं, लोकतंत्र सफल हो रहे हैं, या जो खुशी देश हैं दुनिया के, उनमें कहीं पे भी आप देख लीजिए कि वहां का प्राइम मिनिस्टर जो है, आप नीदरलैंड की बात करिए, आप स्वीडन की बात करिए, डेनमार्क की करिए, और किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करिए, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज की बात करिए, इवन जापान की बात कर लीजिए, सर आप लोग जान के ताज्जुब करेंगे कि वहां के जो प्रधानमंत्री खाना खाते हैं वही आम व्यक्ति भी लगभग खाना खा रहा है। वहां का लगभग आम व्यक्ति भी वही खाना खा रहा है। जो मेडिकल फैसिलिटीज वहां के प्रधानमंत्री को हैं, वही मेडिकल फैसिलिटीज वहां के आम व्यक्ति को भी हैं। हमारे यहाँ जमीन आसमान का फर्क हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो है वो फर्क ही उसको महान बना रहा है और हमें जो है आम व्यक्ति को नीचे ला रहा है। तो ये सारी चीजें करने की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव पे आप सोच रहे हैं कि चुनाव को जाके हम जो है सही कर लेंगे और वहां हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे हमें बिल्कुल जो जिसको आधुनिक भाषा में कहा जाता है डे टू डे डेमोक्रेसी टुडे, कारोल पैटमैन करके हैं जिन्होंने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पे काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र जो है रोज जीना होगा। रोजमर्रा के जीवन में जब हम अपने भाई को, अपनी जो है बहन को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने आसपास वालों को लोग अगर बराबर नहीं समझेंगे, बाबा साहब जिस बात को कहते हैं कि भाई इक्वालिटी तो ठीक है, संविधान ला के दे रहा है, लोकतंत्र लिबर्टी भी संविधान दे रहा है, लेकिन फ्रेटर्निटी कहाँ से लाओगे? फ्रेटर्निटी लाने का मतलब ही सीधा सीधा ये है कि हमें खुद इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हमारे आसपास वाले लोग हैं, जो हमारे देशवासी हैं, वो हमारे जैसा ही महत्व रखते हैं, हमारी जैसी ही उनकी गरिमा है। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा और ना भेदभाव को सहूंगा। अगर हम इस चीज को नहीं कर सकते हैं तो चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं। हमारे यहाँ पे जो एक चीज की बहुत जबरदस्त कमी है, बस उसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमें हमारी जो शेयरिंग की जो आदत है, हमारी से मतलब ये है कि चाहे हम यहाँ पे वंचित समाज की बात कर लें, चाहे भारत में सामान्य तरीके से बात कर लें, कि ये जो है शेयरिंग की यहाँ पे हम कल्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने, चाहे मेरी समझ है, चाहे मेरे पास संसाधन है, चाहे मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को मैं बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करता हूं और इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। जब तक एक मिनिमम स्टैंडर्ड लोगों का नहीं होगा,
जब तक यहाँ पे दो राष्ट्र काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक अमीरों का राष्ट्र, एक गरीबों का राष्ट्र, एक जो है वंचितों का राष्ट्र, एक जो है लाभार्थियों का, तो ये जब तक इतनी ज्यादा भेदभाव रहेगा, इतना ज्यादा ऊंच नीच रहेगी, इतनी ज्यादा अमीरी और गरीबी रहेगी, तब तक भारत में लोकतंत्र स्थापित करना बहुत मुश्किल है। तब तक आप जो है 500, 400, 200 कभी कभी फ्री में, कभी कभी डरा के, कभी कभी धमका के, कभी कभी बहका के लोगों को अपने पक्ष में लेते आएंगे। निष्पक्ष चुनाव बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ वही लोग भारत में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर सकते हैं जो शिकार लोग रहे हैं। और इसीलिए अंबेडकरवादी लोग जो हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने की जिम्मेदारी, भारत के लोकतंत्र को सशक्त लोकतंत्र बनाने की जिम्मेदारी उनकी खुद की अपनी है, क्योंकि हम बेस्ट सूटेड हैं, हम सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। बाकी लोग लोकतंत्र में विश्वास उस तरीके से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उसके नीचे कोई ना कोई और है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन हमारा एकदम मामला क्लियर है कि भाई हम भेदभाव विहीन व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। आप हमारे ऊपर गोबर भी फेंकते तब भी हम आपको पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी अपनी अंबेडकरवादी लोगों की है कि भारत को सुदृढ़ बनाएं, भारत के लोकतंत्र को सशक्त बनाएं, तभी जाके यहाँ पे चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो सकता है, तभी यहाँ का जो मताधिकार है या यहाँ की जो मतदान व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक हो सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।